नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि देश की सुरक्षा का मसला उनके लिए दरअसल चुनाव का मसला है। चुनाव जीतना, सत्ता में आना, वे इन चीज़ों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगा सकते हैं, उसको भुना भी सकते हैं। यही वजह है कि जब पहलगाम के हमले के बाद पूरे देश भर में चिंताएं हैं, रोष है, गुस्सा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की एक मांग उठ रही है। एक दिन पहले ही सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल संधि जो है उसको स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बहुत सारे अधिकारियों को वापस जाने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कह दिया है। ये तमाम कदम उठाए गए हैं और जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी उतने ही कड़े कदम उठाए गए। उसने शिमला समझौते को फिलहाल स्थगित कर दिया है और जवाबी कार्रवाई के तहत, टिट फॉर टैट के तहत, उसने भी भारतीय अधिकारियों की संख्या में कटौती की है और वहाँ पाकिस्तान में जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको वापस जाने के लिए कह दिया है। तो तनाव इस कदर बढ़ता जा रहा है, टकराव की परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं, दोनों देश आमने सामने हैं और ऐसा लग रहा है कि युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। युद्ध की तरफ बढ़ने में या युद्ध के मुकाम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, या पहुंचेंगे भी या नहीं ये भी अभी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो स्थितियां बनी हैं उसमें ये डिमांड करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए, देश की राजधानी में होना चाहिए। अब देखिए कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। कांग्रेस ने मांग की कि इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की। वो सीधे बिहार चले गए। और बिहार क्यों चले गए? क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और चुनाव में पहलगाम की घटना को, हादसे को कैसे भुनाना है ये सोचकर वो गए। उनके बयानों पर गौर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ठीक वही कर रहे थे जो पुलवामा के हमले के बाद किया गया था। चुनाव के पहले उन्होंने किया था, घर में घुस के मारेंगे। और क्या आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर अपना वोट देंगे? ये बिल्कुल निर्लज्जता, बेहयाई के साथ उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वोट मांगे थे। और ये सब जानते हैं कि पुलवामा की वजह से ही वो इतने बहुमत के साथ जीत कर आए थे, अन्यथा उन्हें जीतने के लाले पड़ जाते। ये जो आंकड़े हैं उसका एनालिसिस भी कहता है कि वो बहुमत तो हासिल नहीं कर पाते। तो ये स्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री का ये व्यवहार है। वो बिहार गए, वहाँ उनका वीडियो देखिए आप। नीतीश कुमार वो साथ बैठे हंसी ठिठोली कर रहे हैं उस सभा में, जब पूरे देश में शोक का वातावरण है, रोष का वातावरण है, तब उनके बीच में हंसी मजाक चल रहा है, जैसे कोई लतीफ़े सुनाए जा रहे हों, सुने जा रहे हों। ये माहौल था उस रैली में। प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि उन्होंने शुरुआत 2 मिनट के मौन धारण से की। आप देखिए कि कैसे उन्होंने भुनाने की कोशिश की। सभा की शुरुआत में 2 मिनट का मौन धारण पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए उन्होंने रखवाया और करीब 23 मिनट तक पंचायती राज पर बोलने के बाद अचानक वो अंग्रेज़ी में बोलने लगे। और अंग्रेज़ी में बोलने का मकसद आप समझ सकते हैं, वो जो दुनिया की ऑडियंस है उसको संबोधित कर रहे थे, उनको कह रहे थे, उनको बता रहे थे कि हमारे इरादे क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि जो बयान दिल्ली में दिया जाना चाहिए था, देश की राजधानी में दिया जाना चाहिए था, अंग्रेज़ी में आप दे रहे हैं बिहार में जाकर। ये काम आपको दिल्ली में करना चाहिए था, लेकिन आपने बिहार को चुना। बिहार को इसलिए चुना क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है और दुनिया देख रही है, देशवासी भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के मौक़ों को कितनी बेहयाई से भुनाने में जुट जाते हैं। तो ये तो आज की बातचीत का एक पहलू है, लेकिन हम पूरी बातचीत इसी पर नहीं करने जा रहे। हम ये जो पूरा बिल्डअप हो रहा है
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थितियां निर्मित हो रही हैं और दोनों तरफ से जो तीखे बयान आने शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि इधर से प्रधानमंत्री ने कहा और उधर से वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट करना युद्ध माना जाएगा। ये एक सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि सिंधु जल का संधि को आपने स्थगित कर दिया। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक फैसला है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो जल संधि है, सिंधु जल संधि है, उस पर उसको स्थगित करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप उन नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोक सकते हैं। वो इतना बड़ी मात्रा में पानी है कि आपके पास रोकने के लिए तौर तरीके ही नहीं हैं। आपको ढेर सारे बांध बनाने पड़ेंगे, बांधों से भी वो पानी आपको दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ हिस्सा पानी रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं पाकिस्तान में जाने का। लेकिन वो सिस्टम बनाने के लिए, वो व्यवस्था बनाने के लिए आपको खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इस सारी व्यवस्था बनाने में आपको कम से कम 25, 30, 50 साल लग जाएंगे। तो आप सोचिए, ये एक हास्यास्पद घोषणा थी। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जो लोग इस संधि से नावाकिफ हैं, क्योंकि ये संधि केवल भारत और पाकिस्तान इसके हिस्सेदार हैं ऐसा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में वो इसमें मध्यस्थ था और इस संधि में व्यवस्था है, उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी आप जितना पानी ले सकते थे, आप अपने हिस्से का पूरा पानी भी नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है कि भारत इन नदियों से जितना पानी ले सकता है उतना पानी भी वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो लेकर करेगा क्या। तो ये एक कहना चाहिए प्रतीकात्मक, आप मान लीजिए कि प्रतीकात्मक तौर पर ये कहा गया कि सिंधु जल संधि को स्थगित किया जाता है, लेकिन उससे कोई पाकिस्तान को असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ चैनल, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जहाँ तक अधिकारियों की कमी की बात है तो दोनों तरफ से हुई है। यहाँ से हुई तो उधर से भी आ गई। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को जाने को कहा तो पाकिस्तान ने भी, तो टिट फॉर टैट ये दोनों तरफ से चल रहा है और आने वाले कई दिनों तक चलेगा। असली जो परीक्षण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो असली परीक्षा है वो इसमें होगी कि वो इसके बाद क्या करते हैं, कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो विकल्प हैं उनके सामने, वो विकल्प क्या हैं, किन विकल्पों पर जाकर वो अमल कर सकते हैं। क्या वो फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो पहले की थी उसे फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया था, क्योंकि वो फर्जी स्ट्राइक थी। उससे पाकिस्तान में एक पक्षी भी नहीं, एक परिंदा भी नहीं मरा था। ये केवल दिखावटी था। और उसके बाद दोनों उधर से भी उनके भी फाइटर जेट आए और उसी में आप जानते हैं कि अभिनंदन को पकड़ा गया, फिर पाकिस्तान ने छोड़ भी दिया। तो वो जो पूरा प्रकरण था वो इस तरह का था जिसमें दिखावा ज़्यादा था और ठोस कुछ नहीं था। हालांकि वो ऐसे माहौल में और ऐसे समय पर हुआ था जिसका भरपूर राजनीतिक फ़ायदा नरेंद्र मोदी ने उठा लिया। अभी ना तो कोई बड़ा चुनाव है, बिहार का चुनाव है, लेकिन अभी भी नवंबर में आप उसको प्रीपोन करना चाहें प्रधानमंत्री मोदी इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, तो बात दूसरी है। महीने 2 महीने में विधानसभा भंग कर अगर वो चुनाव करवाने की सोचते हैं तो वो करवा सकते हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल नवंबर में चुनाव होने हैं, दूर हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या उसमें युद्ध होगा, कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई होगी? अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला है तो ये तो किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक आप देख चुके हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई असर नहीं पड़ा है, ना आतंकवाद पर, ना आतंकवादी गतिविधियों पर। माहौल और परिस्थितियां जस की तस हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप हैं आतंकवादियों के, वहाँ से ट्रेन किए जा रहे हैं, वो ट्रेंड होकर आ रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
क्या भारत इतना बड़ा जोखिम लेगा कि उन ट्रेनिंग कैंपों पर हवाई हमले करे? भारत, खासतौर पर मोदी सरकार और बीजेपी इजराइल की बड़ी भक्त रही है, हिमायती रही है। इजराइल जिस तरह से अब गज़ा में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, लेबनान में जिस तरह से धड़ल्ले से हमला करता रहा है, उसको वो कॉपी करना चाहती है। मोदी सरकार की नीयत है। कहा जा रहा है कि मोसाद से संपर्क किया जा रहा है, इजराइल से संपर्क में है, इस तरह की कोई कार्रवाई कैसे की जाए इसको लेकर। लेकिन ध्यान रखिए कि पाकिस्तान न तो लेबनान है, न सीरिया है, न गज़ा पट्टी और न वेस्ट बैंक है। इनसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और इन तमाम देशों के मुकाबले, या जो फ़िलिस्तीनी क्षेत्र है नियंत्रण वाला, उसमें उसके मुकाबले पाकिस्तान कई गुना मजबूत है। उसको चीन का भी समर्थन, सहयोग मिल रहा है, ये स्पष्ट है। तो पाकिस्तान को कमज़ोर आंकना ये भारत सरकार की कहना चाहिए भूल होगी। ये भूल भारत सरकार नहीं करेगी, ये उम्मीद करना चाहिए। उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ फिलहाल कौन सा देश है? चीन तो है ही नहीं। पुतिन यूक्रेन में उलझे हैं, वो एक और जंग में तो हाथ बटाने आएंगे नहीं। वो ज़माना दूसरा था जब सोवियत संघ था और भारत और सोवियत मैत्री थी, पैक्ट था, पैक्ट आज भी है। उस पैक्ट के तहत रूस ने भारत की मदद की थी जंग के दौरान, बांग्लादेश जंग के दौरान, जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था, तब रूस ने भारत का साथ दिया था। आज रूस उस स्थिति में नहीं है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेरिका, ट्रंप मोदी के हमदर्द हो सकते हैं, दोनों की विचारधारा, कार्यशैली दोनों एक हो सकती है, लेकिन ट्रंप ने बहुत साफ साफ जता दिया है कि वो अपने देश की अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर चल रहे हैं। वो कहीं दुनिया में कहीं अपनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई हमले में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। उनका एजेंडा और उनका जो रणनीति है वो बहुत साफ है। वो दुनिया के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं, और इसलिए अमेरिका से भी उम्मीद करना कि आपकी जंग में आपका सहयोग करेगा, तो ये आप असंभव मान लीजिए। और आपके बाकी पड़ोसी देश तो आपके दोस्त हैं ही नहीं, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है। श्रीलंका से थोड़ा रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, ये मानना गलत होगा। तो अब अगर पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप पर आप हमला करने जाते हैं और वो बड़ी जंग में तब्दील हो जाता है, और लाजमी भी है, आपने पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर साहब, उनका भाषण सुना होगा। वो कितनी उत्तेजना के साथ, कितने आक्रामक ढंग से बात कर रहे हैं, और पूरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं, कट्टरपंथी मुसलमान की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने कुरान का जिक्र करते हुए 2 नेशन 2 नेशन थ्योरी की बात की। भारत और पाकिस्तान बिल्कुल अलग हैं, हर मामलों में अलग हैं, इस तरह से बातें की, लड़ने की बातें की, और ये कहा कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है। हालांकि उनका गुस्सा बलूचिस्तान पर ज़्यादा था, जो वहाँ पर विद्रोह हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मारा है, उसको लेकर गुस्सा ज़्यादा था। लेकिन ये गुस्सा शायद भारत पर इसलिए टूट पड़ा क्योंकि वो मानता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जो कुछ हो रहा है, वो भारत करवा रहा है। और हो सकता है भारत की भूमिका भी हो, लेकिन भारत के साथ भी वो युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं। ये उनके पूरे भाषण से बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि ये जो इस परिस्थितियां बनी हैं, वो उसकी झलक उनके भाषण में ही मिल गई थी कि अब कुछ घटित हो सकता है हिंदुस्तान में। वो उसका सिलसिला वहीं से बनता है, और इसकी पहले की तैयारियां भी वहाँ से हो गई थी। तो ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान को कमज़ोर आंकना ठीक नहीं होगा। किसी तरह का एडवेंचरिज्म इस मोड़ पर भारत के लिए बहुत घातक हो सकता है। युद्ध लंबा चल सकता है, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको जो हासिल करना है उसकी कीमत कहीं आप ज़्यादा तो नहीं चुकाने जा रहे हैं।
ये समझदारी दिखानी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप कवर्ट ऑपरेशन कीजिए। आप जिस तरह से आपके रॉ के लोग पाकिस्तान में तमाम अभी पिछले कुछ सालों से लगातार वहाँ पर जो आतंकवादी हैं, भारत विरोधी शख्सियत हैं, उनको भारत मरवा रहा है और 150 से 200 लोग ऐसे मरवा चुका है। तो ये कवर्ट ऑपरेशन की वकालत कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसमें बिल्कुल न्यूनतम रिस्क है। लेकिन सवाल उठता है कि इस कवर्ट ऑपरेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई माइलेज तो मिलेगा नहीं, कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होगा जो वो इस पूरी घटना से निकालना चाहते होंगे। तो ये उनकी समस्या है। वो दिखाना चाहेंगे, वो देश के अवाम को ये दिखाना चाहेंगे कि मैं 56 इंच की छाती वाला नेता हूँ, मैं बहुत सख्त और कड़े कदम उठा सकता हूँ। हालांकि जब चीन की बात आती है तब उनकी घिग्गी बन जाती है, वो दुम दबा कर बैठ जाते हैं, चीन का नाम भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान जब आ जाता है तो उनका सीना फूल जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है और उनकी ज़ुबान चटपट 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 चलने लगती है। वो हम इस समय भी देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ वो ज़रूर ये शोर मचाएंगे, ये अपना दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत सख्त हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और चूंकि ये हिंदू मुसलमान वाला पूरा खेल है, इसमें आप समझिए जो मुनीर ने कहा और जो वो पहलगाम में कहा जा रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया और फिर उसका एक पूरा नरेटिव हिंदुस्तान में बन रहा है, इसको समझिए पाकिस्तान की ये चाल भी हो सकती है कि भारत अंदरूनी तौर पर हिंदू मुसलमान में बटे और आपस में लड़े, जिसका फ़ायदा वो उठा पाए। और ये जो रणनीति है, ये जो चालबाजी है, ये इसमें अगर भारत सरकार फंस रही है और फंस सकती है, क्योंकि मोदी सरकार और उनकी पार्टी की भी तो यही रणनीति है, उनका भी तो यही खेल है हिंदू मुसलमान वाला। तो वो पाकिस्तान को मारकर पाकिस्तान पर हमला करके और भारत के कट्टरपंथी हिंदुओं को खुश करने की कोशिश जरूर करेंगे, एक राष्ट्रवाद का चोला पहनकर कि वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं, ये वो ज़रूर करेंगे। आदत है उनकी और इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने में जो जोखिम है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और खुदा ना खास्ता अगर परमाणु बम जो दोनों के पास है, इधर से परमाणु बम चला, उधर से परमाणु बम चला, तो आप समझ लीजिए कि कितनी जनहानि होगी, कितने बड़े पैमाने पर विनाश होगा, ये कोई नहीं जानता। और पाकिस्तान में जिस तरह की फोर्सेस सत्ता में हैं, उनमें परमाणु बम का दुरुपयोग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे माहौल में जब उन्हें लगेगा कि हाथ से बाजी निकल रही है, तो वो किसी तरह का भी अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है, बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने की बात है। और युद्ध से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। सीमित युद्ध भी बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लिमिटेड वॉर वाला ऑप्शन भी नहीं है। कवर्ट ऑपरेशन ज़रूर एक अच्छा विकल्प है। ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट इसी की वकालत कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि मोदी युद्ध का लोभ संवरण कर पाते हैं नहीं। उन्हें अगर युद्ध से ऐसा लगता है कि भाजपा और उनकी सत्ता चिरस्थायी हो सकती है या कम से कम 5-10 साल का और खेल बन सकता है, तो वो इसमें हिचकिचाएंगे नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि दोनों देशों में कट्टरपंथी अगर सत्ता में हैं तो वो भिड़ सकते हैं, वो विनाश दोनों तरफ ला सकते हैं और ये मानवता के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।